वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो वीडियो है हमारी टीपीआई की बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक्शनेबल क्लेम, गिफ्ट और एक्सचेंज। और एक्शनेबल क्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल सा लिखा हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर एक सेक्शन की बेस्ट से बेस्ट और ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, सबसे पहले आप ये देख लो। देखो, टॉपिक डाल लो अपना आज, एक्शनेबल क्लेम। अब क्लेम है तो क्लेम के लिए क्या करना पड़ता है? सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। ठीक है, प्लेंट डालना पड़ता है ना। और क्या लेना पड़ता है? रिलीफ लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्लेम जिसके ऊपर सिविल कोर्ट आपको रिलीफ दे सके, वो क्लेम हो गया। ठीक है, सिविल सूट फाइल करा आपने, प्लेंट फाइल करा, रिलीफ मिल गई। ठीक है, तो क्लेम विच अफोर्ड अ सिविल ग्राउंड टू ऑब्टेन रिलीफ, which obtain a civil ground to obtain a relief। अब देखो, एक्शनेबल क्लेम यानी कि ऐसा क्लेम जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। ठीक है, ऑन विच एक्शन कुड बी टेकन, एक्शन कुड बी टेकन वेयर, इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ऑन विच एक्शन कुड बी टेकन इन अ सिविल कोर्ट। चलो, ये तो हो गया बेसिक जानकारी, इंट्रोडक्शन। अब एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता क्या है? एक्शनेबल क्लेम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है डेट और दूसरा आता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। अब डेट के केस के अंदर क्रेडिटर जो है वो डेटर के अगेंस्ट केस फाइल करता है। ठीक है, और यही ऐसे केस के अंदर जो एक बंदे ने, ये पर्सन था, इसने मान लो हायर पे दी होगी गाड़ी, या फिर ऐसी ही आपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, आपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए आपने किसी को अपना व्हीकल दिया। ठीक है, पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी, बेसिकली व्हीकल ले लो, कुछ भी ले लो इस पर्सन को। अब ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इस पर्सन की पोजेशन में है। ठीक है, आपकी पोजीशन में तो नहीं, नॉट इन योर पोजीशन, एंड यू वांट दिस, नॉट इन योर पोजीशन। अब दिक्कत क्या आई कि आपने बदले में इससे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं ली जिससे आप उसको कंपेल कर सकते थे। इसको आप कंपेल कर सकते थे, नाउ यू कैन नॉट कंपेल हिम, क्योंकि इसके पास यू हैव नो सिक्योरिटी, है ना। यू कैन नॉट कंपेल हिम बिकॉज यू हैव नो सिक्योरिटी। ठीक है, और अब ये जो मैंने बोला आपको कि आपकी पोजीशन में नहीं है, पोजीशन दो तरीके की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो ना तो एक्चुअल पोजीशन में है, ना तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, यानी कि ना तो आपके पास व्हीकल है पूरे का पूरा, ना व्हीकल की चाबियाँ, कीज़, कुछ भी नहीं है आपके पास, नथिंग। ठीक है, ना तो आपके पास सिक्योरिटी है, लेकिन व्हीकल तो है ना आपका, आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो है ना उसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ये पर्सन जो है, इस पर्सन से वो व्हीकल लेने के लिए, जो भी बंदा जो जो इसकी पोजीशन में है, जो आर्टिकल उसकी पोजीशन में है, उसको लेने के लिए वो क्या करेगा? सिविल सूट फाइल करेगा। ठीक है, ही विल फाइल अ सिविल सूट। तो ये हो गया इसका एक्शनेबल क्लेम। क्यों? अब एक्शनेबल क्लेम क्यों हुआ, पहले व्हीकल के बारे में बात करते हैं। देखो, एक्शनेबल क्लेम के अंदर जो व्हीकल था या जो भी था, मान लो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी, कुछ भी, वो एक सर्टेन प्रॉपर्टी थी। ठीक है, वो एक अनसिक्योर्ड प्रॉपर्टी थी और उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट था, इसीलिए ये एक्शनेबल क्लेम हुआ। अगर ये अनसर्टेन हो या फिर ये सिक्योर्ड हो, ठीक है, या मेरा इंटरेस्ट ही ना हो, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो जाती ऐसी वाली, ये, तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, अब बात करते हैं डेट के बारे में। डेट जो होती है
कई तरीके की होती है, एग्जिस्टिंग डेट, एक्रूइंग डेट, कंडीशनल डेट और कंटिंजेंट डेट। कैसी भी डेट हो, डेट तो है ना, मतलब अभी है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में आपको देने हैं पैसे, फ्यूचर की डेट है। कंडीशनल डेट है कि कंडीशन पूरी हुई थी, अब डेट दो। कंटिंजेंट है, ये इवेंट हैपन हुआ था, अब दो पैसा। ठीक है, तो क्रेडिटर ने डेटर को पैसे दिए। ठीक है, अब डेटर पे क्या है, डेट है, और डेट ये चारों हैं। अब डेट की एक कंडीशन है कि वो भी सर्टेन डेट हो। अगर ये असर्टेन अनसर्टेन है तो क्या होगा, अनसर्टेन में कैसे होता है, जैसे मान लो डैमेजेस, कंपनसेशन, मीन प्रॉफिट्स। ठीक है, ये सब अनसर्टेन होती हैं। तो अगर ये अनसर्टेन है तो फिर इसे कहते हैं हम मेयर राइट टू सू। ठीक है, अब सर्टेन है, चलो सर्टेन है, सर्टेन का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये सिक्योर्ड ना हो। ठीक है, अनसिक्योर्ड हो, बेसिकली अनसिक्योर्ड डेट हो। अब सिक्योर्ड कैसे होती, सिक्योर्ड जो है दो चीज़ों की होती है, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती या तो इमूवेबल होती। इमूवेबल को सिक्योर कैसे करते हो आप, मॉर्टगेज के जरिए, और मूवेबल को कैसे करते हो, दो चीज़ें करते हो, या तो पैसा आप किसी पर्सन को देते हो, या तो मुझे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी है, किसी पर्सन को देते हो या बैंक को देते हो। हाँ जी, तो अब पर्सन को देते हो तो क्या होता है, प्लेज, और बैंक को देते हो उसे कहते हैं हाइपोथिकेशन। ठीक है, तो ऐसे वो सिक्योर्ड ना हो। ठीक है, अगर ऐसे सिक्योर्ड है तो फिर वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, अनसिक्योर्ड डेट होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, और तीसरा मेरा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरे तो पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, क्रेडिटर का इस पर इंटरेस्ट होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि एक्शनेबल क्लेम है क्या, ये कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 3 में डिफाइंड है। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम के बारे में। देखो, एक्शनेबल क्लेम जो है वो आपको देना कैसे है। ये एक पर्सन है ए नाम का, इसने बी नाम के पर्सन से पैसे लेने थे, मान लो बी से लेने थे इसने 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये डेट जो थी अनसिक्योर्ड थी, तो ये क्या हो गया, ए का एक्शनेबल क्लेम हो गया। तो उसने एक्शनेबल क्लेम लिख दिया कि जी मेरे को बी से 50,000 रुपीज़ लेने हैं, साथ में साइन कर दिया अपना। ठीक है, अब ये जो चाहे ये जो डॉक्यूमेंट बनाई है ना, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर ए एक्नॉलेज कर रहा है कि जी बी की लायबिलिटी है और मुझे उससे पैसा लेना है, इसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट किसी को भी आप गिफ्ट कर दो, सेल कर दो, एक्सचेंज कर दो, कुछ भी कर दो। तो मान लो इसने ये इंस्ट्रूमेंट सी नाम के पर्सन को बेच दिया, सी नाम के पर्सन को 50,000 रुपीज़ का इंस्ट्रूमेंट था, ऐसे मान लो वाउचर है। ठीक है, वाउचर है 50,000 रुपये का, ये आपको मैंने सी को 30,000 में बेच दिया, 30,000 में सेल कर दिया। ठीक है, अब सी के पास एक वाउचर आ गया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बी ने 50,000 रुपये देने हैं ए को। ठीक है, अब सी गया बी के पास, बोलता है कि लाओ जी ए के जो पैसे थे वो दो तुम मेरे को। अब बी देखेगा कि हाँ लिखा हुआ है कि ए ने बोला था कि मुझे तुमने 50,000 देने हैं, तो अब बी जो है जो पैसा ए को देता, अब वो पैसा सी को दे देगा। क्लियर है, लेकिन मान लो बी को पता ही नहीं है, भैया मेरे को तो बताया ही नहीं आपने, नो नोटिस, मेरे को तो बताया ही नहीं कि अब मुझे ए को नहीं, मुझे सी को पैसा देना है। ठीक है, क्लियर है, तो अगर मान लो बी को कोई नोटिस है भी या नहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी जो है सी को पैसा दे देगा। लेकिन मान लो बी कहता है कि मैंने 50,000 रुपीज़ में से जो है ए को 30,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब बचे हैं सिर्फ 20,000 रुपीज़। तो अब इस बात की जो जानकारी है, इसको सी को तो है ही नहीं इस बात की जानकारी कि तुमने पहले ही 30,000 रुपये दे दिए थे। तो अब सी जो है बी से तो सिर्फ 20,000 रुपये ही ले सकता है जो कि बी ने देने हैं, बाकी
बाकी वो पैसा जो है वो ए से रिकवर करेगा कि जी फ्रॉड करा तुमने मेरे साथ, तुमने तो कहा था 50,000 का वाउचर है, लेकिन ये तो सिर्फ पैसे तो तुमने 20,000 ही लेने, 20 से तुमने तो फ्रॉड करा। तो वो बाकी पैसा ए से रिकवर करेगा, लेकिन जो 20 रिकवर करेगा वो सिर्फ 20,000 रुपये का होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो अब समझते हैं सेक्शन नंबर 130, द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन। तो विद कंसिडरेशन सेल हो गया, विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किए जा सकते हैं कैसे? इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करके, इंस्ट्रूमेंट जो हमने बनाया था रिटन इंस्ट्रूमेंट उसको एग्जीक्यूट करके। ठीक है, अब राइटिंग के अंदर करोगे, राइटिंग के बाद साइन करेगा ट्रांसफरर या उसका कोई ड्यूली ऑथराइज एजेंट, और वो कंप्लीट माना जाएगा और अफेक्चुअल माना जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे तो जितनी भी राइट्स, जितनी भी रेमेडीज ट्रांसफरर की थी वो सब वेस्ट कर जाएंगी ट्रांसफरी में। ठीक है, बेशक उसको नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया है, मतलब किसको नोटिस दिया गया नहीं दिया गया, डेटर को। ठीक है, ये नोटिस किसको नहीं दिया गया, डेटर को। ठीक है, अब 3 लोग होते हैं इसके अंदर, ए सी बी। ए क्रेडिटर, सी डेट ओ सी हमारा अभी तो रुक जाओ, बी जो है डेटर। ठीक है, ए के पास क्या बन गया, एक्शनेबल क्लेम बन गया, तो ए ट्रांसफरर, सी ट्रांसफरी। ठीक है, सेल कर दिया। अब नोटिस जो है बी को देना है ना कि एक्शनेबल क्लेम तुमने इसको दे दिया है, अब मुझे इसको पैसे देने हैं, तो नोटिस सी को होना चाहिए, ओ बी को होना चाहिए। ठीक है, वेदर सच नोटिस ऑफ द ट्रांसफर एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी गिवन और नॉट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो ट्रांसफरी होता है एक्शनेबल क्लेम का। अब ट्रांसफरी जो है यानी कि सी नाम का बंदा जो था, वो जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके इंस्ट्रूमेंट का तो वो सू कर सकता है डेटर को, इंस्टीट्यूट कर सकता है प्रोसीडिंग्स अपने नाम पे। उसको ट्रांसफरर का कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफरर को पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो भैया पूरा राजा है, क्योंकि जितनी भी रेमेडीज थी, जितनी भी राइट्स थी जो कि ए के पास थी, जो लाइबिलिटीज़ वगैरह कुछ भी था, वो सब सी के पास चली गई है। तो अगर मान लो ये जो ए है इसने 50,000 रुपये लेने हैं बी से, और बी ने भी 10,000 रुपये लेने हैं ए से, तो बैलेंस कितना हो गया, ए ने कितने लेने, 40,000 रुपये लेने हैं। तो ए की राइट्स कितनी हैं, 50,000 की, और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, 10,000 की। तो अगर ए एक्शनेबल क्लेम जो है ट्रांसफ़र करता है सी को, तो सी के ऊपर भी यही राइट्स आएंगी, 50,000 की राइट्स, 10,000 की लाइबिलिटी, यानी कि सी को भी 40,000 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी राइट्स, जितनी भी रेमेडीज, जितनी भी लाइबिलिटीज़ जो ए को थी वो सब अब सी को चली गई है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ऑल द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द ट्रांसफरर वेस्ट टू द ट्रांसफरी। ठीक है, अब किस पे अप्लाई नहीं होता एक्शनेबल क्लेम वाला टॉपिक, मरीन इंश्योरेंस पे, फायर पॉलिसीज पे, और सेक्शन 38 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट पे। ये 3 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, मरीन पे, फायर पॉलिसी पे और सेक्शन 38 पे। ठीक है, आगे देखो, अब एग्जांपल सुनना। ए ओज मनी टू बी, ए ने पैसा देना है बी को। ए कौन हो गया, डेटर, बी कौन हो गया, क्रेडिटर। ठीक है, हु ट्रांसफर द डेट टू सी। अब बी जो है ये एक्शनेबल क्लेम जो है वो ट्रांसफर कर देता सी को। अब बी जो है वो डिमांड करता है ए से कि जी मुझे मेरा पैसा दो। ठीक है, हु नॉट हैविंग रिसीव नोटिस ऑफ द ट्रांसफर। अब ए को तो पता ही नहीं है कि जी एक्शनेबल क्लेम सी को चला गया। ठीक है, अब एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 131, तो अब क्या करता है वो बी को पैसा पे कर देता है। तो क्या अब सी जो है वो ए को सू कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ए ने पैसा बी को पहले दे दिया, सी को तो दिया ही नहीं है। ठीक है, द पेमेंट इज वैलिड, सी कैन नॉट सू ए फॉर द डेट, बिकॉज क्योंकि ए ने पैसा बी को दे दिया, बी ने ए से मांगा, बी ने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर ही क्यों करा, पहली बात तो कोई सेंस नहीं बनती इसकी, लेकिन फिर भी यही है। देखो ए बी और सी, बी जो था वो था क्रेडिटर, ए जो था वो था डेटर। बी ने मान लो 50,000 रुपीज़ लेने थे ए से। ठीक है,
बी ने ये एक्शनेबल क्लेम जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया सी को। अब सी ने लेने हैं ए से पैसे, लेकिन अगर बी ए से मांग ले पैसा और ए पैसा इसको दे दे तो इसकी तो कोई वैल्यू ही रही नहीं, सी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पैसे तो उसने सेट ऑफ कर दिए इसके साथ पहले। तो ये है, ठीक है, कुल मिला के कुछ नहीं है। पेमेंट वैलिड होगी, एक्शनेबल क्लेम भी वैलिड होगा, दोनों चीज़ों में कुछ नहीं बता। इस इलस्ट्रेशन में सब बेकार इलस्ट्रेशन है वाली, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। ए अफेक्ट्स अ पॉलिसी ऑन इज ओन लाइफ। देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको। ए जो है वो बैंक से LIC की पॉलिसी बनवाता है, सॉरी हाँ, बैंक से वो इंश्योरेंस कंपनी वालों से, मान लो बी नाम की जो कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी है, वो LIC पॉलिसी बनाता है। मान लो उसकी 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी वो मॉर्गेज कर देता है बैंक को। बैंक कौन है? सी नाम का बैंक है, ठीक है। अब अगर मान लो ए मरता है, ठीक है, तो पैसा पहले किसको जाएगा? ए के LR को जाएगा या बैंक को जाएगा? जिसकी आगे मॉर्गेज कर रखी प्रॉपर्टी, बैंक को जाएगा, ठीक है। अब क्या बैंक जो है, अगर बैंक ने ए ने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर दिया, ये जो एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम पे मॉर्गेज कर सकते हो, ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र कर दिया बैंक को, तो क्या बैंक जब केस करेगा इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कि जी पैसा लाओ, क्या उसको ए का कंसेंट लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। क्या ए को पार्टी बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। क्या उसके LR का कंसेंट लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। क्या LR को पार्टी बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, ए अफेक्ट्स अ पॉलिसी ऑन इज ओन लाइफ। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? हमने देखा था ना कि ट्रांसफरी जो है जब एग्जीक्यूशन करता है तो वो सू कर सकता है अपने नाम पे और बिना कोई ट्रांसफर के कंसेंट के और बिना उसको पार्टी बनाए। तो ऐसे ही बैंक जो है वो LR को पार्टी नहीं बनाएगा, LR का कंसेंट नहीं लेगा क्योंकि ये तो मर गया ना। हाँ, तो इसलिए जब वो सू करेगा बी को तो उसको कोई कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, A affects a policy on his own life with an insurance company and assign it to bank for securing the payment of an existing or future debt। ठीक है, अब बैंक को सिक्योर करने के लिए जो उसको पेमेंट लेनी है एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट की, वो ट्रांसफर कर देता है, LIC की पॉलिसी साइन कर देता है उसको, ठीक है, बैंक को। इफ ए डाइज, बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अकाउंट ऑफ द पॉलिसी एंड टू सू ऑन इट विदाउट द कंकरेंस ऑफ एज एग्जीक्यूटर, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 130 सबसेक्शन 1 एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132। क्लियर हो गया? चलिए अब हमारा बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम का आगे का टॉपिक की। सेक्शन 131, नोटिस टू बी राइटिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है नोटिस, मैं आपको बताता हूँ, पहले एक मिनट, नोटिस, ये देखो, एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम, नोटिस देना है तो ऐसे होगा, जैसे एग्जांपल ये A, B और C। अगर A क्रेडिटर था, B डेटर था, ठीक है, A ने B से पैसा लेना था 50,000 रुपये का, ठीक है, तो अब एक्शनेबल क्लेम हो गया A का, इसने ट्रांसफ़र कर दिया C को कि जी मेरा जो मेरे को जो 50,000 लेने अब आप ले लेना। इस बात का नोटिस किसको जाएगा? B को जाएगा। बी शुड हैव नोटिस, शुड, मस्ट नहीं है, शुड हैव नोटिस। नहीं भी मिलता कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफ़र फिर भी वैलिड है, ये जो ट्रांसफ़र कराया ना इसको, ये फिर भी वैलिड है। अब नोटिस कैसे देना है, ठीक है, नोटिस में लिखेंगे कि जी ए कहता है बी मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम सी को दे दिया है, ये लिखेगा, ठीक है। अब उस पे ए जो है साइन कर देगा। अब या तो ये हो सकता है कि सी ही साइन कर दे कि जी ए कहेगा मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम सी को दे दिया है, और सी के साइन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और सी का एजेंट के साइन हो जाएंगे या ए के एजेंट के साइन हो जाएंगे या ए खुद साइन कर देगा, कोई भी साइन कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। साइन बाय द ट्रांसफरर ए और इस एजेंट जो ड्यूली ऑथराइज बिहाफ में, और इन केस आगे क्या है, द ट्रांसफरर रिफ्यूजेस टू साइन then by the transferee or his agent and shall state the name and address of the transferee। देखो, अगर ट्रांसफरर जो है रिफ्यूज करता है साइन करने से, तब जाकर उसका ट्रांसफरी या एजेंट उसका साइन कर सकता है। लेकिन जब ए साइन करेगा यानी कि जो ट्रांसफरर साइन करेगा, तो उसमें नाम और पता जो है ट्रांसफरी का लिख देगा। मतलब ए साइन भी ना करे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो हमारा वो है एक्शनेबल क्लेम, उसके अंदर नाम और पता ट्रांसफरी का लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 132 के बारे में, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम।
अब ट्रांसफरी की लाइबिलिटीज़ क्या है? देखो जैसे सारी राइट्स थी बिल्कुल वैसी ही सारी लाइबिलिटीज़ हैं. द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम शैल टेक इट subject to all the liabilities and equities to which the transferor was subject in respect thereof at the date of transfer. तो at the date of transfer जितनी liabilities जितनी equities सारी की सारी जो ट्रांसफरर की थी अब वो ट्रांसफरी की हो गई है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर टू सी अ डेट ड्यू टू हिम बाय बी. ए जो है अपना एक्शनेबल क्लेम सी को ट्रांसफर करता है. ठीक है. अब ए ने पैसे देने भी हैं बी को, ठीक है, और लेने भी हैं बी से. सी जो है सू करता है बी को कि भैया मेरे जो पैसे हैं जो, मैं कोई डायग्राम से समझाता हूँ उनको. ए बी और सी. ठीक है. ए कहता है कि जी मैंने बी से 25,000 रुपीज़ लेने हैं. ठीक है. तो बी की डेट हो गई. ठीक है. अब बी कहता है कि मैंने भी ए से 10,000 रुपीज़ लेने हैं. तो ये डेट किसकी हो गई? ए की हो गई. अब 25,000 का एक्शनेबल क्लेम तो ये सी को बना के दे देता है. ठीक है. तो 25,000 की क्या हो गई? राइट्स कितनी हो गई? 25,000 की. और लाइबिलिटीज़ भी तो है. लाइबिलिटीज़ कितनी है? अपनी 10,000 रुपये की. तो सी को कितना मिलेगा? 15,000 रुपये. ठीक है. देखो, सी सूज बी फॉर द डेट ड्यू बाय बी टू ए, यानी कि कौन सी डेट थी? 25,000 की. सच सूड बी इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ द डेट बाय ए टू हिम. अब बी कहता भाई मैंने तो 10,000 लेने हैं. ठीक है. अब सी को भले ही पता हो या ना पता हो, लेकिन बी इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ द डेट ड्यू बाय ए टू हिम. ओके. बी एंटाइटल्ड है सेट ऑफ करने के लिए, बेशक सेट ऑफ की जानकारी सी को थी या नहीं थी. ओके. अब आगे देखो, ए जो है वो बॉन्ड बनाता है अपने फेवर में. ठीक है. इन फेवर ऑफ बी, सॉरी बी के फेवर में बनाता है. इसके बारे में बता दूं, बहुत गंदा सा इलस्ट्रेशन है ये वाली. ए जो है वो बी के फेवर में एक बॉन्ड बनाता है और बोलता है कि बी अगर इस बॉन्ड में कोई एक्स वाई जेड सर्कमस्टांस आते हैं तो ये बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा. तो ये बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा. अब बी जो है ये बॉन्ड जो है असाइन कर देता है सी को. सी को भले इस बात का नोटिस हो या ना हो. ठीक है. अब एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया. तो अगर सी के दौरान अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आए और ए ने बॉन्ड कैंसिल कर दिया तो सी ए पे केस फाइल नहीं कर सकता. ठीक है. केस फाइल कर बी पे करे, क्योंकि जब राइट्स ट्रांसफर हुई थी तो लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं. देखो, ए एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड इन फेवर ऑफ बी अंडर सर्कमस्टांसेस एंटाइटलिंग द फॉर्मर कौन? ए टू हैव इट डिलीवर्ड अप एंड कैंसल्ड. कि जी ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे तो मैं ये वापस ले लूँगा और आपका बॉन्ड कैंसिल कर दूंगा. बी जो है असाइन करता है बॉन्ड सी को पैसे देकर और बिना कोई नोटिस दिए सर्कमस्टांसेस का. सी जो है अब ये बॉन्ड ए के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता. करना चाहे तो बी के करे, क्योंकि बी ने बताया नहीं, नोटिस की जानकारी नहीं दी. ठीक है. चलो अब आता है 133, वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेटर. यहाँ पे कुछ खास नहीं है. देखो बेसिकली बताता हूँ. ये ए है, ये बी है और ये सी है. अगर ए सी को एक्शनेबल क्लेम देता है बी की डेट वाला और साथ साथ ए जो है वारंटी लेता है कि जी मेरा डेटर जो है, मेरा डेटर सॉल्वेंट है, यानी कि इसके पास पैसा पड़ा हुआ है, पैसा है इसके पास. ठीक है. अब ये कब तक की वारंटी लेता है? एट द डेट ऑफ ट्रांसफर की. जैसे एग्जांपल आज 27 अप्रैल है. मैं अगर आपको बोलूं कि जी एक्शनेबल क्लेम ले लो मेरे से, जाके जाओ बी से आप पैसे वसूल लेना, मैं आपको वारंटी लेता हूँ, इसकी वारंटी, गारंटी नहीं है, वारंटी लेता हूँ कि जी आज तक की डेट में, 27 अप्रैल तक की डेट में ये बंदा जो है सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट नहीं है. अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता. 28 को ये इंसॉल्वेंट हो जाए, 29 को ये इंसॉल्वेंट हो जाए, कभी भी वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं आज आपको माल जो है दे रहा हूँ प्रॉपरली पैक्ड, यानी कि यहाँ पर ये बंदा सॉल्वेंट है. जैसा आप जाते हो दुकान के अंदर, ये जी चाइना का माल है जी, अभी तो देखो आपके सामने सही चल रहा है, आगे पता नहीं सही चले ना चले, हमें नहीं पता. तो ऐसे ही आज जो है, आज की डेट ऑफ एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जो हमारा बी नाम का बंदा है वो सॉल्वेंट है. अगर आगे सॉल्वेंट हो या ना हो उसकी कोई जानकारी हमें नहीं है. ठीक है. चलो, वे द ट्रांसफरर ऑफ अ डेट वारंट्स द सॉल्वेंसी ऑफ अ डेटर, the warranty in absence of the contract applies only to his solvency at the time of the transfer and is limited
वैसे ट्रांसफर इज मेड। अब आपको ये कब देना पड़ेगी वारंटी, जब आपने एक्शनेबल क्लेम सेल करा कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। अब कंसिडरेशन कितनी थी, जितना या तो जितना डेट थी उतनी हो सकती है, टू द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन, ठीक है, उतनी तक की वारंटी ले लो। बेसिकली वारंटी जो है कितनी ले रहे हो, मेनली वारंटी कितनी ले रहे हो, जितनी आपका अमाउंट पे करा कंसिडरेशन को उतनी ले रहे हो। जैसे एग्जांपल मान लो ए कहता है जी एक्शनेबल क्लेम जो है वो उसको सी को 30,000 रुपीज़ का वो एक्शनेबल क्लेम सेल कर देता है, तो ए वारंटी ले रहा है कि भैया इतना पैसा तो बी के पास है कि तुम 30,000 रुपये रिकवर कर सकते हो इससे, इतना तो वो सॉल्वेंट है कि 30,000 रुपीज़ तुमको वो दे देगा, तो इतनी वारंटी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मॉर्गेज डेट। मॉर्गेज डेट में आपको सिंपल सा सबसे पहले ये पॉइंट याद करना है कि एक्शनेबल क्लेम को मॉर्गेज किया जा सकता है, ठीक है, और कहाँ किया जा सकता है, सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो क्या इसके अंदर चैप्टर 4 के रूल्स अप्लाई होंगे जो मॉर्गेज के, नहीं, एक्शनेबल क्लेम के जो मॉर्गेज के रूल्स हैं 134 में अप्लाइड है। बस आपको बेसिक बात यार ये याद रखनी है कि मॉर्गेज जो है वो की जा सकती है सिक्योर करने के लिए एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को। बट मैं बताता हूँ मॉर्गेज का फायदा क्या होगा, आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाना। देखो एक सेकेंड, देखो ये ए है, इसने बी से पैसा लेना था 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब ये तो अनसिक्योर्ड थी, अगर ए को केस फाइल करना है बी पे तो क्या करता, वो कोर्ट में जाता, क्योंकि सिक्योरिटी तो है नहीं उसके पास, कोर्ट में धक्के खाता, बी को बोलता मेरा पैसा दो, मनी सूट फाइल करता, बहुत कुछ करता। अब ये एक्शनेबल क्लेम जो है मान लो ये सी पे जाता है, सी से लोन लेता है, सी कहता है मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब सी मुझे बताओ क्या ये अनसिक्योर्ड डेट जो है वो एज अ सिक्योरिटी रखेगा, सी का क्या फायदा होगा। मान लो अगर सी जो है एक्शनेबल क्लेम ले भी ले, फिर सी धक्के खाएगा, बी के पास जाएगा, पैसा दे दो जी हमारा, पैसा दे दो जी, इससे अच्छा कोई प्रॉपर्टी ही गिरवी रखवा लेना एक ही। तो ये फायदेमंद वाली चीज़ नहीं कि एक्शनेबल क्लेम को मॉर्गेज कर लो, हाँ कर सकते हो लेकिन कोई समझदारी वाली बात नहीं है। चल पर चलो मान लो कर भी दिया, तो अब क्या होगा, अब जैसे जो एक्शनेबल क्लेम जब रिकवर होगा, जब एक्शनेबल क्लेम रिकवर होगा तब क्या होगा, सबसे पहले तो जी कॉस्ट पे करोगे आप रिकवरी की, यानी कि अब हमें रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जी जैसे मान लो ए ने बी से 10 लाख रुपए लेने थे और ए ने सी से जो लोन लिया वो लिया 5 लाख का, तो पहले तो 10 लाख में से जो कटेगा पैसा वो कटेगा कॉस्ट ऑफ रिकवरी, जितनी खर्चा आया है रिकवर करवाने में। उसके बाद जो है आपका जो सिक्योर्ड आपका पैसा था मॉर्गेज वाला, सी का पैसा 5 लाख रुपया वो कटेगा। उसके बाद अगर कुछ रेजिड्यू बचता है, उसके बाद कुछ रेजिड्यू बचता है तब जाके वो ट्रांसफर को जाएगा या कोई और पर्सन जो एंटाइटल्ड है उसको रिसीव करने के लिए उसके पास जाएगा, ठीक है। अब 135 आता है, देखो 135 के साथ हम सेक्शन 49 भी देख लेते हैं। बेसिकली आपको बताता हूँ, देखो ये ए है, ठीक है, ए ने क्या करा अपना घर जो है इंश्योर्ड करवा लिया, इंश्योर्ड करवा लिया, फायर पॉलिसी ले ली इसने। अब आपको पता है कि फायर पॉलिसी पे एक्शनेबल क्लेम तो अप्लाई नहीं होता है ना, तो यहाँ पर जो फायर पॉलिसी की राइट्स आप ट्रांसफर नहीं करोगे, राइट्स आप असाइन करोगे, ठीक है। चलो अब ए ने अपना इंश्योर्ड पॉलिसी वाला घर बनवा लिया और बी को दे दिया, बी को घर ही पूरा बेच दिया, ठीक है। अब बी है ट्रांसफरी, तो अब जाहिर सी बात है कि फायर पॉलिसी की राइट्स क्या हैं, लीगल इंसिडेंट्स हैं, लीगल इंसिडेंट्स हैं, तो ये भी इसको ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे ना। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आएंगे जो पैसा देंगे, अब वो ए को देंगे या बी को देंगे, बी को देंगे, क्यों, क्योंकि जब वो असाइन कर रहा था, वो असाइन कर रहा था, उसने असाइन करते हुए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसमें बोला गया कि ए अपनी सारी राइट्स बी को असाइन कर रहा है फायर पॉलिसी वाली। अगर मान लो वो ना भी करे, अगर वो ना करे तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पैसा किसको जाएगा, ए को जाएगा। फिर बी जो है वो क्लेम कर सकता है ए से कि लाओ जी मेरा पैसा दे दो इंश्योरेंस वाला, ठीक है, या घर पे लगाओ इंश्योरेंस मनी। तो ये जो बात है ना कि अगर ए को पैसा जा रहा है और बी ले रहा है, तो ये बात तो सेक्शन 49 में लिखी हुई है। और अगर पैसा बी को ही जा रहा है असाइनमेंट के जरिए, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, 135 में, ठीक है। देखो 135 में, हाँ देखो एवरी असाइनी बाय एंडोर्समेंट। अब कैसे असाइन करते हो आप राइट्स को, एंडोर्समेंट के जरिए, राइटिंग के जरिए। आप पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस जो है, फायर पॉलिसी जो है इंश्योरेंस की, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी है वो दे रहे हो। अब आपने प्रॉपर्टी भी तो एब्सोल्युटली वेस्ट कर दी है,
ट्रांसफ़र कर दी है किसको, उस बंदे को जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ऐसे के साथ साथ आप जो पॉलिसी है, पॉलिसी में जितनी भी राइट्स हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो अब वो ट्रांसफ़र हो गई, वेस्ट हो गई है, उसमें फिर क्या होगा, ट्रांसफरी के पास सारी राइट्स आ जाएंगी और ऐसे मान के चलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट था पॉलिसी का वो उसने खुद ही नहीं करा है, ठीक है, हैड बीन मेड विद हिमसेल्फ, ठीक है, उसी ने करा, ठीक है। ऑल द राइट्स ऑफ सूट एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन पॉलिसी हैड बीन मेड विद हिमसेल्फ, तो वो सारी चल जाएंगी उस पर। ओके, चलो 136 में बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी बात आपको याद करनी है, लीगली डिस्क्वालीफाइड ट्रांसफरीज हैं ये। एक्शनेबल क्लेम अगर आपने इन लोगों को देना है, इन ट्रांसफरीज को देना है, तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफरीज एक्शनेबल क्लेम को रिसीव नहीं कर सकते। जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स, ऑफिसर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा है, ना ये सेल कर सकते हैं, ना ये रिसीव कर सकते हैं, ना ये इंटरेस्ट अपना उसमें शेयर कर सकते हैं, ना कोई ट्रैफिक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्री का क्वेश्चन है बेसिकली, हु आर लीगली डिस्क्वालीफाइड ट्रांसफरीज, जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम आर लीगली डिस्क्वालीफाइड ट्रांसफरीज। ओके, 137 कुछ नहीं है। 137 कहता है जी एनआई एक्ट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, एक्शनेबल क्लेम अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, मरीन इंश्योरेंस, फायर पॉलिसी इंश्योरेंस एंड सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, और लास्ट में एनआई एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उस पर एक्शनेबल क्लेम अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं गिफ्ट, और फिर हम पढ़ने वाले एक्सचेंज को।